खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। हिस्ट्री की आज जो हम लोग की जो है ये चौथी क्लास है। जैसा कि आपको बताया गया था कि पूरा हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है जो पहला सेक्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक प्रश्न आते हैं, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग इतने चैप्टरों में समाप्त करेंगे। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है और ये अध्याय 2 चल रहा है 1857 की क्रांति। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल वहाँ किस हिसाब से पढ़ाएंगे। ऐसे बता के पढ़ाने से क्या बच्चों को जल्दी समझ में आता है, कहाँ पढ़ना है क्या पढ़ना है वो भी क्लियर हो जाता है। और जब मीडियल हिस्ट्री पढ़ाएंगे वहाँ भी चैप्टर आपको डिटेल लिख देंगे। याद रखिएगा, सबसे अच्छा रहेगा आप जो है पार्ट 4 के हिसाब से चलिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। जो है याद रखिएगा, ये सरकारी नौकरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम के लिए। और हम लोग 1857 की क्रांति के विषय में जान रहे थे। एक बार रिवीजन करा दे आपको, एग्जाम में सीधे सीधे आ जाएगा। सुमेलित कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि जो है दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से कविता लिखते थे। तो दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर ने। और किसने इसका जो है दमनकर्ता कौन बना था अंग्रेज, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, पिछले क्लास में बता चुके थे। उसके बाद बरेली का कौन था? तो खान बहादुर खां थे। कानपुर के कौन थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे थे। और लखनऊ के बेगम हजरत महल, याद रखिएगा बेगम हजरत महल और नाना साहब जो है नेपाल भाग जाते हैं। और उसके बाद जो है आपका फैजाबाद का नया नाम क्या पड़ गया? अयोध्या। तो फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्लाह साहब। बिहार के 2 जगह से होते हैं, याद रखिएगा। बिहार पटना से पीर अली और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ठीक है। उड़ीसा से शाही भाइयों रहते हैं, शाही भाइयों में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही रहते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज से लियाकत अली नेतृत्व करते हैं। और जो है झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती हैं। बताया गया था रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से जाना जाता है। महल परी, इनके बचपन का नाम मनु छबीली याद रखिएगा था, मणिकर्णिका था। और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए क्लास की आज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया था इसके पहले हम लोग लखनऊ की क्लास हम लोग लेना था कि लखनऊ से नेतृत्व कौन कर रहा है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लखनऊ से कि जो है इसके पहले हम आपको मेरठ दिल्ली की क्लास दे चुके थे। अगर न देखे हो तो लिंक में दिया गया, उसे देख लीजिएगा, क्रम से देख के चलिएगा। आप चौथे भाग पे हैं, आप 1 से लेकर पूरा डायरी में नंबर लिख दीजिएगा और ट्रिक लगाते हुए क्लास को देखेंगे तो आपको अंत तक समझ में आएगा। देखेंगे 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व करता बेगम हजरत महल करती हैं, याद रखिएगा। अभी हमने बताया इनको, लखनऊ की थी और महक परी के नाम से ये जाने जाती थी। लखनऊ में विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता कैंपबेल था, कैंपबेल का नाम याद रखिएगा। बेगम हजरत महल बाद में नेपाल पलायन कर गई थी। झांसी याद रखिएगा, झांसी का 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता महारानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता हीरोज था, याद रखिएगा। हीरोज का कथन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पूछता है कि किस अंग्रेज ने कहा कि 1857 की क्रांति में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न आता है कई बार कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? तो गंगाधर राव, याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दामोदर राव, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं झांसी के बाद जो कुछ पार्ट्स बचा हुआ है इसी में, कि नोट कर लीजिएगा। नोट हमेशा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। और हमेशा याद रखिएगा एक सदस्य सब सदस्य कोई एक क्लास उसा देंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। महारानी लक्ष्मीबाई का अन्य नाम मनु था, छबीली था, मणिकर्णिका था, जो वाराणसी के राजा की पुत्री थी, याद रखेंगे आप। झांसी के राजा गंगाधर राव थे। इनकी मृत्यु के बाद शासिका महारानी लक्ष्मीबाई बनती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। यूरोज का कथन था कि भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। महारानी लक्ष्मीबाई को उपाधि महल परी और बेगम हजरत महल को जो है महल परी के नाम से जाना जाता है। कानपुर के अधिवेशन को देखा जाए तो कानपुर में याद रखिएगा, कानपुर बिठूर में विद्रोह का नेतृत्व करता नाना साहब और तात्या टोपे थे, ठीक है। बचपन का नाम आपको बताना है। तात्या टोपे का बचपन का नाम क्या है? अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास का फीडबैक भी आप जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आप सबका स्वागत है, अच्छे बुरे जो भी कमेंट करेंगे सबका स्वागत है। आपको कमेंट करके बताना है क्लास कैसा है कैसा नहीं है। कानपुर में विद्रोह का कारण नाना साहब का अंग्रेजों ने पेंशन बंद करवा दिया था। आपको बताए थे भारत में सबसे पहले पेंशन
अंग्रेजों ने सबसे पहले पेंशन अगर देना शुरू किया किसी को तो शाह आलम द्वितीय को देना शुरू किया। याद रखिएगा, शाह आलम प्रथम नहीं। शाह आलम प्रथम कौन थे? तो बहादुर शाह प्रथम। फिर आपसे कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, मुगल वंश का आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय थे, जो जफर के नाम से कविता लिखते थे। औरंगजेब के मृत्यु के बाद 1707 से 1712 तक, याद रखिएगा, बहादुर शाह प्रथम शासक बने थे। उन्हीं को शाह आलम प्रथम के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय थे जिनको अंग्रेजों ने सबसे पहले पेंशन देना शुरू किया था। और यहाँ की क्या होता है कि नाना साहब का पेंशन जो है अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, विद्रोह का कारण था। बहुत अच्छा विद्रोह, इसे नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब अंग्रेज भारत में आते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कलकत्ता को, बिहार को, उड़ीसा को या पश्चिम बंगाल को, ये सब 3000 वार्षिक दीवानी पर जो है अंग्रेजों से ले लेते हैं, भारतीयों से ले लेते हैं, मुगल शासकों से। यानी कहीं कहीं ये पेंशन दे देते हैं, कहते हैं आप पेंशन इतने महीना वार्षिक पकड़िए, इतना 1000 पेंशन, और आप चैन से कुल्ले में बैठते रहिए, राज करिए, और बाहर की सारा सत्ता हम देखेंगे। यहीं से पूरा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो कानपुर का नेतृत्व करने का प्रमुख कारण क्या था? पेंशन बंद करवा दिया था। कानपुर की 2 घटनाओं के विषय में आपको याद रखना है। पहला, विद्रोहियों द्वारा सत्ती चौरा में अंग्रेज अधिकारी सर व्यूलर को जिंदा जला दिया गया था। दूसरा, विद्रोहियों द्वारा बीबीगढ़ में अंग्रेजों के बच्चों को, महिलाओं को बंदी बना लिया गया था। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था कि जो है असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, तो वो बंद होने का प्रमुख कारण चौरी चौरा कांड था। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक उसी तरह पूछ सकता है कि सत्ती चौरा, याद रखिएगा, सत्ती चौरा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, नोट कर लीजिएगा। नाना साहब का वास्तविक नाम घोदू पंडित था और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का था। ठीक है, और रामतनु पांडे किसका नाम था? रामतनु पांडे। आप बताइए, प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा और रिवीजन होता रहेगा। नाना साहब इस घटना के बाद नेपाल जाकर छिप जाते हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तात्या टोपे को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे फैजाबाद के विषय में। फैजाबाद का वर्तमान नाम आप जान ही रहे होंगे, अयोध्या हो चुका है। ठीक है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? अयोध्या कैंट हो चुका है। बहू बेगम का मकबरा अगर पूछे उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो क्या आप आंसर लगाएंगे? फैजाबाद या जो है अयोध्या में है। ठीक है, जैसे औरंगाबाद का भी नाम जानते होंगे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, संभाजी नगर हो गया उसका, याद रखिएगा। ठीक है, नामकरण के विषय में जो इतिहास से संबंधित है, बीच बीच में चर्चा होगा तो आपको बताता रहूंगा। ठीक है, फैजाबाद में याद रखिएगा। और डेली मेरी क्लास 8 से 9 लाइव चलती है, फ्री क्लास 1 घंटा पोल के साथ, याद रखिएगा, पोल के साथ चलती है। आपको डेली 8 से 9 प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहिए। चाहे क्लास आप कहीं से करिए, एडमिशन कहीं भी लिए हो, लेकिन 8 से 9 फ्री क्लास आपको जरूर करने आना चाहिए सुबह। उससे क्या होगा, आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन मालूम चल जाएगी। और ठीक है, आइए फैजाबाद के विषय में देखा जाए। फैजाबाद का विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। फैजाबाद के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता कैंपवेल थे, याद रखेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह द्वारा इस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया। पूछा जाता है किस विद्रोह में जिहाद का नारा दिया गया, किस विद्रोह में अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा सताया गया? तो इलाहाबाद के विद्रोह को जो है बहुत ज्यादा जो है सताया गया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 का नगद इनाम की घोषणा भी अंग्रेजों द्वारा हुआ था। यह भी प्रश्न आ चुका है, 50,000 नगद इनाम की घोषणा किस जो है नेतृत्वकर्ता को के लिए है? तो अहमदुल्ला शाह जो फैजाबाद के थे, आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलाहाबाद। अब जान रहे हैं इसका भी नाम प्रयागराज हो चुका है। तो इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता मौलवी लियाकत अली थे, याद रखिएगा, लियाकत अली थे। इलाहाबाद में विद्रोह का दमनकर्ता कर्नल नील थे, आप याद रखना है आपको। इस विद्रोह में अत्यधिक क्रूरता का परिचय, प्रश्न आ चुका है, अत्यधिक क्रूरता का परिचय जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। ठीक है, कहा जाता था कि इस विद्रोह में जिनको पकड़ लिया जाता था उनको गाय के चमड़े का कंबल, सूअर के चमड़े का कंबल ओढ़ने के लिए दिया जाता था। काफी क्रूरता इसमें किया जाता था, इसीलिए ऐसे मोटा मोटी समझिए अत्यधिक क्रूरता का परिचय जो है इलाहाबाद में दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। डेली हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती है, रात को 9 से 11 आपको पर डे 30 क्वेश्चन मिलेंगे और अभ्यास करने से पूर्णता आती है। मात्र 499 में 1 वर्ष के लिए, याद रखिएगा, आपको पर डे जीएस के टीचर टेस्ट देने का मौका मिलेगा, तो आपको परचेज कर लेना चाहिए। इसके लिए जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप फार टेस्ट लिख के मैसेज कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बिहार के विषय में देखा जाए, बिहार में विद्रोह का केंद्र जो है जगदीशपुर था। बिहार में विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह अमर सिंह थे। बिहार के विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता सर विंसेंट टेलर और आयरन कूट थे।
नोट कर लीजिएगा 1857 में विद्रोह बिहार में कुंवर सिंह को गोली लगी और झंडे के नीचे ही वह शहीद हो गए। ठीक है, जो विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे, मैंने आपको बताया था जब एक क्लास शुरू किया था, पिछले क्लास में बताया था कि 1857 की क्रांति याद रखिएगा भारत की प्रथम क्रांति थी जो कैनिंग के समय हुआ था। पहली बार भारतीयों को लगा कि हम लोग गुलाम हो रहे हैं, हम लोग के ऊपर कोई शासन करना चाह रहा है, और जो है उसका नेतृत्व उन लोगों ने किया था। लेकिन चूंकि वो नेतृत्व विहीन था, सफल नहीं हो पाया था, और सेम वैसे भी 1982 का भारत छोड़ो आंदोलन भी था, वो भी नेतृत्व विहीन था, यानी शीर्ष नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। दोनों अगर देखा जाए तो विद्रोह में कुछ समानता था। विद्रोह और क्रांति में बताया गया था कि जो विद्रोह सफल हो जाता है उसे क्रांति कहते हैं, याद रखिएगा। इसलिए इसको विद्रोह कहा जाता है, क्रांति नाम कुछ इतिहासकारों द्वारा नहीं दिया जाता है क्योंकि ये सफल नहीं हुआ था। सफल होने से पहले ही अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले मैंने बताया था कि इस विद्रोह का कारण क्या था। कारण में बताया था आपको कि डलहौजी की नीतियां, हड़प नीतियां, हिंदू धर्म में हस्तक्षेप करना इनका नीतियां था, और जो सैनिक थे, सैनिकों, भारतीय सैनिक, यूरोपीय सैनिक, उन दोनों में इन लोग का क्या था, इन दोनों में इन लोग का जो है विभेद था। एक संबंध 5 का अंतर था। जैसे सैनिकों के तोपखाने का काम, भारी काम, खराब काम जो है भारतीयों को दिया गया था, और हल्के काम, बंदूक वाले जो काम जो थे इनको दिया गया था। दूसरी बात याद रखिएगा, सैलरी में बहुत अंतर था, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं था, असंतोष था, सती प्रथा बंद कर दिया गया था, हिंदुओं को बुरा लगने लगा, इंटरफियर करने लगा जगह जगह मंदिरों में, मस्जिदों में, जो है इनको जो है जमीन हड़पी लगी जाने, हड़प ले लो जमीन, टैक्स लगाने लगे, किसी का पुत्र नहीं होता था उसके हड़प लेते थे, तमाम ऐसा जो है जबरदस्ती जो है लेक्स लॉक्स एक्ट लगा दिए थे कि जब आप जो ईसाई धर्म, हिंदू से ईसाई धर्म बनेंगे तभी आपकी जो है जो संपत्ति आपकी होगी, नहीं तो आपकी संपत्ति हड़प ली जाएगी। तमाम ऐसे कारण थे जो मैं पिछले क्लास में आपको बताया था। अब याद रखिएगा इसे असफल क्यों हुआ, उस कारण से तो ये विद्रोह हुआ, लेकिन ये विद्रोह असफल क्यों हुआ ये भी एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। असफल के कारण क्या था, याद रखिएगा असफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण क्या था कि कश्मीर, ग्वालियर और भोपाल, हैदराबाद रियासत के शासकों ने साथ नहीं दिया था, याद रखिएगा। इसमें इस विद्रोह में योग्य नेतृत्व का अभाव भी असफलता का प्रमुख कारण था। संचार नहीं था, रोड नहीं था, विकास नहीं था। आज तो एक बच्चे भी अगर विद्रोह करते हैं सब, तो पूरा इंडिया में कहीं ये घटना घटती है पूरे इंडिया में फैल जाती है, और पूरा जो है हर जिले में जो है उसका विद्रोह होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है, जनसंचार, नेट व्यवस्था हो गई, उस समय नहीं था। तो याद रखिएगा कुशल नेतृत्व का असफलता का प्रमुख कारण था। इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग, याद रखिएगा, इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भी अपना समर्थन नहीं लिया था, क्योंकि टोटल शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। उन्होंने लगा, इस शिक्षित वर्गों को लगा कि हम लोग अगर इसमें इंटरफियर करेंगे तो हमारे बच्चे जो जाके ब्रिटेन पढ़ते हैं या अंग्रेजों के जो अंग्रेजी सीखते हैं या जो सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो जाएगी। तो शिक्षित वर्गों ने इसमें भाग नहीं लिया। उसके बाद 1857 में साधन सीमित होने के कारण भी खुलकर जनता का समर्थन नहीं मिला, साधन सीमित इसमें नहीं था। उसके बाद देखेंगे आप कि विद्रोह के परिणाम क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा। सीधे इससे प्रश्न आते हैं, प्रश्न कई बार आया है, पील आयोग की स्थापना कब हुआ, पील आयोग का संबंध किस गवर्नर जनरल से है, पील आयोग का संबंध ब्रिटेन के किस शासक से, किस शासिका से है, ये ऐसे प्रश्न आता है। पील आयोग ने जो रिपोर्ट दिया था उसको कब पूरा करने के लिए अपना डेट निर्धारित किया था, तो कोई डेट निर्धारित नहीं किया था। तमाम बातें प्रश्न आते हैं। तो 1857 का विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, परिणाम आप इतिहास में पढ़ेंगे, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा थोड़ा बहुत भिन्नता मिली है, लेकिन मैं आपको मुख्य कर बता दूं, 1857 से लेकर 1880-81 तक, रिपन के समय तक भारत में शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दिया गया। ना इनको शिक्षित किया जाएगा, यानी बच्चों को शिक्षित ही नहीं किया गया। उसके बाद जो समाज के बुद्धवर्गीय लोग थे, समाज के जो अन्य वर्ग थे, सभी लोगों ने क्या हुआ कि रिपन के पास गए और रिपन से कहा कि जो है हम लोग का समाज शिक्षित जो है शिक्षा से दूर जा रहा है। तो रिपन ने कहा ठीक है रुकिए, मैं नियमित जनगणना कराता हूं और डिटेल इसकी जो है व्याख्या लेता हूं। तो उसने क्या किया, 1882 में भारतीय शिक्षा अधिनियम या हंटर आयोग आया था और शिक्षा के लिए आया था और रिपोर्ट उसने लिया था। ठीक है, बात की बात है, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो देखिएगा प्रथम स्वतंत्रता 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित परिणाम देखने को आए थे। पहला परिणाम क्या आया था, महारानी विक्टोरिया का भारत की शासिका बनती हैं और मुगल साम्राज्य का शासन समाप्त किया जाता है। उन्होंने साफ करते हैं आप सब लोग का अब जो है आप लोग का शासन समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत की रानी जो है महारानी कौन रहेंगी, विक्टोरिया रहेंगी।
कैनिन को भी हड़का दिया जाता है, अब तुम भी गवर्नर जनरल नहीं रहोगे, अब तुम वायसराय रहोगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही प्रश्न पूछता है प्रथम वायसराय कौन थे, तो कैनिन थे। ठीक है, बल्कि 1935 में जब जाएंगे, 1935 का अधिनियम जब आता है तो पुनः ये गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तभी तो लास्ट में भारत के आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन होते हैं, या भारतीय गवर्नर जनरल कौन होता है, सी राजगोपालचारी होते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत पालिएगा। जैसे सेम वैसे आता है कि बंगाल के गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर क्लाइव थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम बेंटिंक थे, याद रखिएगा। तो भारत के उसी बीच अगर पूछ दे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कैनिन का भी कहीं कहीं वनडे एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि उसके बाद वायसराय बन जाते हैं। वैसे पूर्ण रूप से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन थे। और भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालचारी आप लगाइएगा। आइए देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट क्या था। विद्रोह के कारणों को जानने के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को मिंटो पार्क, याद रखिएगा प्रयागराज में है मिंटो पार्क, इलाहाबाद में कैनिन द्वारा पढ़ा गया, जिसे रानी का एक्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसे समझिए 1858 के अधिनियम को भी रानी का एक्ट कहा जाता है। इसको कैनिन द्वारा मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को पढ़ के सुनाया गया। तीसरा याद रखिएगा, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए जोनाथन पील की अध्यक्षता में पील आयोग का स्थापना 1857 में किया। यहाँ दो प्रश्न हिडन है। पहला प्रश्न, पील आयोग की स्थापना कब हुआ, 1857 में। पील आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1858 में। ठीक वैसे ही साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ, 1927 में। साइमन कमीशन भारत पहली बार कब आता है, तो 1928 में। ऐसे तमाम प्रश्न है। जैसे भारत की राजधानी अब कलकत्ता से दिल्ली होगी, इसकी घोषणा कब हुई, तो 1911 में हो गई। तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बन गई, तो 1912 में हो गई। ये कंफ्यूजन मत पालिएगा, जो प्रश्न है ध्यान से पढ़ के उसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत के वायसराय कैनिन बनते हैं। डलहौजी द्वारा बनाई गई व्यवगत की नीति या हड़प नीति को समाप्त किया जाता है। भारतीय सैनिक से तोपखाना पूरी तरह यूरोपीय सैनिक के नियंत्रण में कर दिया जाता है। जैसे तोपखाने लेकर चलने में ढकेलना पड़ता है, काफी उसमें मेहनत लगता है, तो वो काम भारतीयों को दे दिया गया और सैलरी भी कम दे दिया गया। और बंदूक था, यूरोपीय सैनिक लेकर चलते थे, इनकी सैलरी भी अधिक थी। विद्रोह का ये भी एक कारण था। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारतीयों और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात 1.5 था किसी काल में। इस घोषणा के बाद इसका अनुपात 1:2 कर दिया गया और सैन्य व्यवस्था में अन्य परिवर्तन भी पील आयोग की सिफारिश पर किया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा यह भी घोषणा किया गया कि भारतीयों को चाहे वह किसी भी धर्म जाति के हों, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी, कार व पद दिया जाएगा, लेकिन कब और कैसे दिया जाएगा यह नहीं बताया गया था। यह सबसे बड़ी इनकी कमी थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यह भी घोषणा इसमें हो जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम को जो है हम लोग खत्म करेंगे। एग्जाम के प्रश्नों को टक्कर देने के लिए हमने टक्कर बैच स्टार्ट किया है। याद रखिएगा, मात्र 499 रुपए में 1 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, यह टेस्ट क्यों लेना चाहिए, इसलिए लेना चाहिए आपको कि पर डे इसमें 9 से 11 टेस्ट होता है, संडे मंडे डेली। याद रखिएगा, आप अभ्यास करने से पूर्णता आती है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलेगा, इसी बहाने 30 क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। इसमें वीडियो क्लासेस मिलेंगे, थियरी क्लासेस मिलेंगे, साल आउट पेपर मिलेगा। 499 में 1 साल तक इसकी वैलिडिटी मिलेगी। यह एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी जीएस एग्जाम के लिए अगर आप चाहते हो तो इसको ले सकते हैं। जीएस पेपर लगभग सबका लगभग समान ही होता है। ठीक है, और आइए, मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको ये पुस्तक लेना चाहिए। इसमें मेरे द्वारा ये पुस्तक नहीं, मेरा अनुभव है। आप इसमें सब कुछ कंटेंट इसमें आप पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिटेल। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें जीएस के 50 चैप्टर मैंने बना दिया है, हर चैप्टर का अलग अलग कर दिया है। एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन बने हुए हैं, चैप्टर वाइज इसमें प्रश्नों को दिया गया है। इसको आप अमेजन से मंगा सकते हैं या हमारी वेबसाइट देख रहे हैं examsiddhi.com, इससे भी मंगा सकते हैं। अगर आप फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होता है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे भी आप जुड़ सकते हैं, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, इसमें कुछ परिवर्तन करना हो। नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगा। याद रखिएगा, इतने देर तक आप सबने मेरे इस क्लास को देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग मिलते हैं, तो इसके लिए जो है जय हिंद, जय भारत। खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही।